सरहद के उस पार के इस खास एपिसोड में आप सबको खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में हमारे सामने दो बड़ी खबरें आईं, जिसे सुनकर बहुत अफसोस हुआ। दो ऐसे दर्दनाक हादसे, एक वो जिसको पूरी दुनिया के अंदर कवरेज मिली। मैं बात कर रहा हूं उन 5 लोगों की जो टाइटन सब के अंदर जा रहे थे टाइटैनिक शिप का रैकेज देखने के लिए। पूरी दुनिया भर के मीडिया ने उनके ऊपर गुफ्तगू की, उनके मिनट बाय मिनट कि जी अब इतने सेकंड का ऑक्सीजन रह गया है, अब ये हो रहा है, अब वो हो रहा है, और उसके ऊपर बात हुई। दूसरी खबर थी ग्रीस के कोस्ट के ऊपर तकरीबन 700 इलीगल इमिग्रेंट्स जिन्हें कहते हैं, वो एक जहाज में डूब गए। तो आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से हमारी गुफ्तगू होगी। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक बहुत बड़ी तादाद में हमारे इस खित्ते से, हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, यहाँ से लोग बाहर जाने के लिए मजबूर क्यों हैं। आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि एक फॉल्स इक्विवेलेंस आप ड्रॉ कर रहे हैं, इंडिया से तो ऐसा नहीं होता है। तो मैं बता दूं कि बिटवीन 2019 एंड 2023 मार्च का ही अगर हम डेटा ले लें 3 साल का, ये यूएस कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन का डाटा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि हमने 1.5 लाख इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स को डिटेन किया है जो यूएस के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। और हिंदुस्तान के तकरीबन सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है जो यूके के अंदर हर साल इलीगली उस मुल्क में दाखिल होने की कोशिश करती है। पाकिस्तान से भी तकरीबन 40,000 पाकिस्तानी अपनी जान जोखिम में डाल के यूरोप में घुसने की कोशिश करते हैं हर साल। तो ये वो डाटा है, ये वो फिगर्स हैं जिनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो एक एक करके आए, हमारे मेहमानों का तारुफ कराते हैं, उसके बाद में गुफ्तगू का आगाज करते हैं। हमें ज्वाइन किया है अमारा इफ्तिकार साहिबा ने। आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारा से पहले भी बात हुई है। हमारी दूसरी मेहमान हैं ईमान तारिक साहिबा। आप का ताल्लुक भी पाकिस्तान के पंजाब से है। आप ने भी इस पूरे इशू को बेहद करीब से स्टडी किया है। हमारे दोस्त हैं नीचे अमरिंदर सिंह जी, इनका ताल्लुक हिंदुस्तान से है। इंडियन पंजाब के अंदर क्या सूरत हाल है ये उससे हमें आगाह कराएंगे। और हमारे फाइनल जो पैनलिस्ट हैं रिजवान सिकंदर साहब, इनका ताल्लुक भी पाकिस्तान के पंजाब से है। आप सबका प्रोग्राम में स्वागत है, खैर मकदम है जी। बहुत शुक्रिया। हमारा सबसे पहले मैं आप ही से शुरुआत करता हूं। अभी हाल ही में यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा साहब ने कहा कि जितनी इम्पोर्टेंस ये जो 700 लोग एक पानी के जहाज में डूबे हैं ग्रीस के कोस्ट में, उन लोगों को दी जानी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंस हमारे इंटरनेशनल मीडिया ने उन 5 लोगों को दी है जो टाइटन सब में टाइटैनिक शिप का रैकेज देखने के लिए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि बड़े अफसोस की बात है। उन्होंने कहा कि ये मैं हैरान हूं कि इस 700 लोगों की जान के ऊपर वो मिनट बाय मिनट जो कवरेज उनको मिलनी चाहिए थी वो उन्हें नहीं मिली। और पाकिस्तानी मीडिया को भी देखें तो वहां भी इस खबर को वो इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। ग्रीस के अंदर बहुत बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट हुए, लोग सड़कों पर निकले और उन्होंने अपनी हुकूमत से सवाल पूछे कि आपकी क्या लापरवाही रही है कि इतने सारे लोग मारे गए। आप घंटों तक खड़े वहां देखते रहे, लोग डूबते रहे, आपने उनको बचाने के लिए क्या किया। लेकिन पाकिस्तान में होने चाहिए थे प्रोटेस्ट, क्योंकि उसमें जो लोग हलाक हुए हैं, जिनकी जानें गई हैं, वो 300 से ज्यादा पाकिस्तानी थे। ना ही तो हमने कोई पाकिस्तान में प्रोटेस्ट देखे और ना ही पाकिस्तानी मीडिया ने इस इशू को कुछ खास कवरेज दी है। क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो अरविंद साहब, और ये जो आपका एनालिसिस है वो उस पर मैं थोड़ा बहुत इस तरह से बात करना शुरू करूंगी कि जो बराक ओबामा साहब की बात है, देखिए जी, ये दो जो वाकयात हुए हैं, एक उसको अगर आप थोड़ा सा उसमें अगर आप क्लैरिफाई करें कि एक जो तरफ जा रहे हैं लोग, 700 से ज्यादा लोग हैं और ये रूटीन में हो रहा है, वो इलीगल तौर पे जा रहे थे, वो बहुत बड़ा फर्क है। और दूसरी तरफ अगर 5 लोग जा रहे थे तो वो लीगली जा रहे थे, और लीगल और इलीगल होने में बहुत सारी चीज़ों का डिफरेंस आ जाता है। बहुत सारी ओपिनियन आप दे सकते हैं, ह्यूमन जो भी इंसान की जान है वो कीमती है, लेकिन अगर इंसान तुले हों अपनी मौत पे और आप बाज ना आ रहे हों, ये विक्टिम ब्लेमिंग नहीं है, सॉरी टू से, तो लेकिन उस पर आप क्या कर सकते हैं। और ये जो इलीगल तरीके से जाना है, ये जो डंकी लगाना है, क्या ये एक दफ़ा हुआ है?
एक दफ़ा ये वाक़या हुआ है इनको इस तरह डूबने का, ये बार-बार हो रहे हैं। तो एक रिपिटिशन ऑफ जो वाक़यात है, बार-बार आप एक रिपीट करते हैं सान्या, बार-बार एक हादसा होता है, तो उसके ऊपर एक नेचुरल सा रिएक्शन है कि वो आप उसके ऊपर बात फिर क्या करते हैं और कितनी देर बात करते हैं। इतनी भी बात हो रही है, इंटरनेशनल मीडिया में हो रही है, पाकिस्तान में हम बात कर रहे हैं, मैं समझती हूँ रियली वेल इनफ कि इतनी बात काफ़ी है। क्योंकि इसके बाद जो भी रीज़न्स हैं, ये चीज़ें हैं, ये पहली बार नहीं हो रहा और ये ना पहली आखिरी दफ़ा हुआ है। और जब दूसरी तरफ बात करते हैं तो बराक ओबामा साहब ठीक है, पॉपुलिज़्म वो आप एक वक़्त पे दोनों बातें नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा-सा उससे ओपिनियन मुख्तलिफ है। मैं ये समझती हूँ कि जो चीज़ रिपीटेडली हो रही है। सेकंडली आप ये कह रहे हैं कि वहाँ यूनान में प्रोटेस्ट हुए हैं, पाकिस्तान में बात क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ज़्यादा तादाद अगर देखा जाए तो पाकिस्तानियों की है। अगर आप इस पे देखें तो आप उनको बड़े आराम से तज्ज़िया कर सकते हैं कि यूनान है या फिर बाकी जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे तालीम और शऊर की वजह से वो लोग इंसानियत को प्रेफ़र करते हैं या वो चाहे जिसके साथ भी जो भी हादसा होता है, वो इंसानियत को ये नहीं देखते कि किस मज़हब के लोगों के साथ हुआ है, किस मसलक के, किस कंट्री के। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। पाकिस्तान में यही वाक़यात अब हम लोग इतने बेहिस हो चुके हुए हैं कि शिया बिरादरी मरती है, दूसरे तो हम लोग इतना अफ़सोस तो हम तो उनके लिए भी नहीं करते। आप बात करें एक आम पाकिस्तानी की नेशनलिज़्म हमारे पास बहुत बाद में आता है। और उसके बाद एक बड़ी रीज़न ये है कि हम लोग सड़कों पे क्यों निकलते हैं, वो मेरे जो दोस्त हैं पाकिस्तान से ये दोनों इनको पता होगा कि हम सड़कों पे कब निकलते हैं। जब हमारा कोई स्पेशल लीडर जो है वो खतरे में हो या कोई इस तरह का वाक़या हो या फ्रांस की हमने चीज़ें बैन करनी हो, हम इंसानी मामलात पे, ऐसे हादसात पे, इस तरह की सेंसिटिव बातों पे पाकिस्तानी जो हैं वो सड़कों पे नहीं निकलते, ना हमने कभी निकलते हुए देखा है। तो ये मेन रीज़न्स है मेरे ख़्याल में तो। जी। अमरिंदर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये खबर तो जैसे मैंने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर गई है। ज़्यादातर इसमें जो लोग थे वो पाकिस्तान से थे। हिंदुस्तान के अंदर इस खबर को कैसे देखा गया और आपका अपना रिएक्शन क्या है जब आपको पता चला कि इतनी बड़ी तादाद में लोग अपने मुल्क को छोड़ने के लिए मजबूर हैं और उनके साथ जब ये खौफनाक हादसा आया, तो क्या आपको लगा कि ये जैसा हमारा ने कहा कि जी ये रिपीटेडली हो रहा है और हमारी हुकूमतें, हमारा मुआशरा, हमारा समाज जो है, वो इससे कोई सबक हासिल नहीं कर रहा है कि आखिर क्या वजह है कि लोग मुल्क को छोड़ने के लिए मजबूर हैं? आपका इनिशियल रिएक्शन मैं जानना चाहता हूँ सर। जी, जब मैंने इस हादसे के बारे में सुना तो सबसे पहले क्योंकि मैं जलंधर का हूँ पंजाब में से, तो पंजाब में जलंधर वो एरिया है जहाँ से सबसे ज़्यादा लोग माइग्रेट होते हैं, सबसे ज़्यादा लोग बाहर जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले वो चीज़ आई कि माल्टा कांड हुआ था आई थिंक सो इन 1996 जब मैं टीनेजर था। टीनेजर बहुत छोटा-सा था, मुझे याद है कि और ऐसा ही एक कांड हुआ था और हमारे जहाँ का मैं रहता हूँ, हमारे 2-3 घर जो नज़दीक थे, उनके बेटे उसमें उस पानी में डूब के मारे गए थे। तो वही वही एक चीज़ को मैं रिकॉल कर गया कि यार वो उस वक़्त कैसी मुसीबतों में वो लोगों ने हमारे जो नेबर्स थे उन्होंने समय निकाला था और वो ही सेम चीज़ अब पाकिस्तान में हो गई है। तो हम आई थिंक सो कि ऑल हिंदुस्तान में इस चीज़ को एज़ अ ह्यूमैनिटेरियन माइंड अगर आप सोचेंगे तो लोगों को बुरा ही लगा कि ऐसे क्यों लोग जाते हैं, क्योंकि लोगों के जो डिफरेंसेस हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, जो जो इन्फ्लेशन है, उसकी वजह से लोग जाते हैं। लेकिन जो पहला जो आपके क्वेश्चन के अनुसार था कि जो पहला रिएक्शन लोगों का वो यही है कि ऐसी घटनाएँ नहीं होनी चाहिए और जो और वैलिड तरीके हैं, बाहर अगर जाना ही कोई जाता है, तो उस तरीके से ही जाना चाहिए। जी, अभी 3-4 महीने पहले की ही बात है। इनफैक्ट लेट मार्च के करीब ये खबर आई थी कि एक फैमिली गुजरात से उसका नाम पटेल फैमिली है जी, और जी, पूरी की पूरी जी, फैमिली कनाडा के जी, बॉर्डर से यूएस के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही थी एंड दे ऑल फ्रोज़ टू डेथ। सब यस, और वो बॉर्डर से कुछ 150 मीटर दूरी पे ही थे, यूएस पहुँचने ही वाले थे कि पूरा का पूरा जो परिवार है उसका खात्मा हो गया। जैसा आपने कहा कि ये एक ऐसा इशू है जो कि साझा है हमारा दोनों तरफ में, तो इसके ऊपर हमें इसका जो इस मसले का हल है वो भी हमें मिलकर ही निकालना होगा, साझी गुफ्तगू ही करनी होगी। ईमान, मैं आपकी तरफ आता हूँ, आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या आखिर वो रीज़न्स हैं कि ऐसे इंसिडेंट्स बार-बार होते हैं और उसके बावजूद हमारी हुकूमतें जो हैं वो इससे कोई सबक नहीं ले पाती? क्या वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग हमारे मुआशरे को छोड़ के बाहर जाने के लिए मजबूर हैं?
आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बदकिस्मती से जो हमारे हालात हैं ये रिपीटेडली ऐसा होता आ रहा है। इसमें हुकूमतें भी नाकाम रही हैं और उसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं। सबसे पहले तो मुआशी तंगदस्ती जो है इसमें वो सर-ए-फ़हरिस्त है। जो लोग जाते हैं इल्लीगल तरीके से बाहर जाते हैं, कहीं न कहीं उनको भी पता होता है कि हम लोग जो हैं एक तरह से मौत के मुँह में जा रहे हैं। मतलब चांस पे ही अगर निकल गए तो बच गए, अगर नहीं निकले तो मतलब उनको पता होता है, उनके जो माइंड है उसके एंड पे ये बात होती है। तो फिर भी उसके बावजूद वो ये रिस्क लेने पे आमादा हो जाते हैं, क्योंकि बदकिस्मती से उनके हालात जो होते हैं वो उन्हें इस कदर मजबूर कर देते हैं। उनके वालिदैन की ज़िम्मेदारी होती है उन पे, उनके जो बहन-भाई हैं या उसके अलावा जो है उनके घर में जो दूसरे तीसरे जो ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं हो रही होती। तो वो फिर एक एक लेवल उनका आता है ऐसा कि वो सोचते हैं कि हम लोग जब इधर रह के भी हम मर ही रहे हैं तो बेहतर है कि हम कोई रिस्क ले लें। और फिर उनके सामने ऐसी भी मिसालें होती हैं, जैसे कि आपने पहले ज़िक्र किया कि फलां बंदा गया था, उसने देखो अपना कारोबार सेट कर लिया है, अपनी सारी जो है इधर जायदाद वगैरह बना ली है, तो एक तरह से वो उनको आइडियलाइज़ करते हैं। तो उसके बाद फिर जब वो चले जाते हैं, खुदा न खास्ता ऐसे हादसा पेश आ जाते हैं, हुकूमत इनको एक्सेप्ट करती है, कंडेम करती है, लेकिन हुकूमत उसको एज़ सच उस पे वैसे बात भी नहीं कर सकती, जैसा कि हमारा ने इसकी निशानदेही की कि वो इल्लीगल तरीके से जाते हैं और इल्लीगल तरीके को आप ज़्यादा डिफेंड भी नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली। तो जहाँ तक इसको रोकने का ताल्लुक है, तो उसमें मैं समझती हूँ कि जो हमारा सिस्टम है, उसकी नाकामी है। हमारा जो सिस्टम है वो सख्त इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो इलीगल जो लोग बाहर जाते हैं उनको रोक सके, या दूसरी तरफ जो मुआशी तंगदस्ती है लोगों को उससे बाहर निकाल सके कि ऐसे हालात ही पेश ना आए। और क्योंकि आइन की वैसे रिट कायम नहीं है जैसे होनी चाहिए, और दूसरी तरफ जो है आपको पता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, उसकी वजह से जो है मामला जो है वो काफ़ी आपको पता है ख़राब रहते हैं। तो मैं समझती हूँ ये सारे वो मसले मसाइल हैं जिनकी वजह से हुकूमत नाकाम है इसको रोकने में, और बदकिस्मती से इसको इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो बार-बार होते हैं। जी। जी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आपने निशानदेही की कि पाकिस्तान के मुआशी हालात ऐसे हैं, जो कि लोगों को मजबूर कर रहे हैं। जिस इंसिडेंट की मैंने बात कही कि जो फैमिली थी गुजरात से इंडियन हमारे यहाँ का जो सूबा है, वहाँ से जो फैमिली जा रही थी यूएस, उनके 2 घर थे शहर में जहाँ जहाँ से उनका ताल्लुक था, और पूरी की पूरी फैमिली जो है करोड़ों रुपए लगा के यूएस माइग्रेट करना चाहती थी। इस पानी के जहाज़ के ऊपर भी तकरीबन ऐसी फैमिलीज़ हैं, एक फैमिली के तो 10 लोग थे। तो 10 लोगों का 20-25 लाख रुपए अगर आप हर किसी का दे रहे हो, तो ये 2 ढाई करोड़ रुपए लगा के अगर एक फैमिली मुल्क छोड़ के जाना चाहती है, तो हम ये रीज़न तो नहीं दे सकते कि जी सबके मुआशी हालात ही खराब हैं, उस पैसे में तो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत कुछ किया जा सकता है। रिज़वान साहब, आप इस पे क्या कहेंगे? जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो गुर्बत है, जो बेरोज़गारी है, जो मुआशी तंगदस्ती है, जो कहीं न कहीं वजूहात हैं नक़ल मकानी की या जो ह्यूमन ट्रैफ़िकिंग है उसकी, तो इसका ना तो कोई मज़हब होता है और ना ही इसकी कोई बाउंड्रीज़ होती हैं। सेम एक इंडियन, एक बंगाली, एक पाकिस्तानी, बिल्कुल उन्हीं हालात में वो यहाँ से नक़ल मकानी, क्योंकि मिडल ईस्ट में जो लेबर है उसका मैक्सिमम वो पाकिस्तानी इंडियंस और बंगालीज़ हैं, मतलब साउथ एशियंस हैं इनफैक्ट। दोस्तों ने बात की और दोस्त तो मतलब कश्ती और ग्रीस वाली जगह पर पहुंच गए। मैं उससे थोड़ा सा पीछे जो ये रूट फॉलो किया जाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, तो उसमें सबसे पहला मुल्क अगर पाकिस्तान से बात की जाए तो ईरान में ये लोग एंटर होते हैं और उसको कोई रिपोर्ट नहीं करता है। जो लोग वहाँ से होके आए हैं वो लोग बताते हैं कि वहाँ पे इंसानी ढांचे मिलते हैं, इंसानी कपड़े मिलते हैं, जूते मिलते हैं और उनकी और बाकियात मिलती हैं, जिनसे पता चलता है कि ये लोग रास्ते में ही मर गए और इनको कोई पूछने वाला नहीं, जिनको कब्र तक भी नसीब ना हुई। तो ये तो हालात हैं ईरान तक, और फिर उसके बाद आगे, और फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा एक काउंटर करूँगा अमारा को। अमारा ने कहा कि जो ओशन गेट वाला एक इंसिडेंट हुआ है वो क्योंकि लीगल ग्राउंड्स पे हुआ है और दूसरा जो है ये इलीगल माइग्रेंट्स थे। तो मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ओशन गेट की जो पनडुब्बी या जो सबमर्सिव थी उसको बचाने के लिए मेरा ख्याल है ब्रिटिश नेवी भी गई वहाँ पे, कैनेडियन नेवी, कैनेडियन कोस्ट गार्ड, अमेरिकन कोस्ट गार्ड, तो ये सब लोग ही मिल के तो उन 5 लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बट वहीं पे जो यूरोपियन कोस्ट गार्ड है, उन्होंने अभी हाल ही में बताया है कि हमने यूनान से पूछा कि
क्या हम लोग आपकी मदद करें इसमें, इन लोगों को, ये जो एक कश्ती डूब रही है उसको बचाने में। बट यूनान उसमें काफ़ी रिलक्टेंट रहा, ग्रीस ने उस पर कोई उनको खास रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो 7 मेरा ख्याल है घंटे इसमें तक रिजवान भाई वो खड़े देखते रहे। 7 वो घंटे खड़े तक। देखते रहे। ट्रू, ऐसे ही है। मतलब अगर आप खुद नहीं करना चाहते तो चलें, यूरोपियन एजेंसी अगर एक करना चाह रही है तो उसको एटलीस्ट आप परमिट कर दें आपके अपने वाटर्स में। और जो पैसिफिक वाला जो इंसिडेंट है, सॉरी अटलांटिक वाला, वो तो चले इंटरनेशनल वाटर्स में हुआ, ये तो एक मुल्क की अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर हुआ। जी, तो जी, बहुत खूब। वो आप मैं चाहूँगा कि थोड़ी-सी इसकी वज़ाहत करें कि ये जो रूट लेते हैं पाकिस्तान से, उसके बाद अमरिंदर से भी लेंगे इस पे इंडिया का जो टेक है, हमारे यहाँ से माइग्रेशन कहाँ होती है। तो आप थोड़ी-सी वज़ाहत करें कि क्या रूट है यूरोप जाने का? इन लोगों के बारे में तो ये कहा जाता है कि जी पहले इन्होंने दुबई की फ़्लाइट ली, दुबई से ये जो हैं लिबिया गए, वहाँ से फिर ये इजिप्ट गए और फिर एक जहाज़ में बैठ के और ग्रीस के लिए रवाना हुए। तो अमूमन जो ज़्यादातर जो लोग जिसको पंजाबी में कहते हैं कि जी डंकी लगा के जाते हैं पाकिस्तान से, कौन-सा रूट लेते हैं आखिर वो? रिज़वान भाई आपसे सवाल है। जी, पाकिस्तानी जो ज़्यादातर जो रूट लिया जाता है, जो कन्वेंशनली रूट यूज़ होता है, जो बदनाम ज़माना रूट है, वो अगर आपने नॉर्थ से जाना हो तो आप ऑल द वे क्वेटा जाएंगे सबसे पहले। क्वेटा से आप तफ्तान जाएंगे जो ईरान का बॉर्डर है, वहाँ कहीं से आप ईरान के अंदर घुस जाएंगे। और उसके बाद एजेंट्स इनको कहीं पे पैदल, कहीं पे कंटेनर्स के अंदर, और बाज़ औक़ात कंटेनर्स के एसी बंद होने की वजह से भी लोगों की हलाकतें हुई हैं। वहाँ से ये वान बॉर्डर जो ईरान और टर्की का जहाँ पे बॉर्डर मिलता है, वहाँ से ये लोग टर्की में जाते हैं, देन वाया शिप ये लोग ग्रीस जाते हैं, एंड देन दे आर गुड टू गो कि यूरोप में जाएं। अभी एक नया रूट एक डिस्कवर हुआ है, बहुत ज़्यादा लोग अभी उसकी बात कर रहे हैं, रोमानिया की फ़्लाइट पकड़ें, क्योंकि आई गेस रोमानिया का जो वीज़ा है विज़िट का, वो कुछ कम पैसों में मिल जाता है। तो वहाँ से फिर आगे यही मतलब छुपते छुपाते फ्रांस या इटली या ऑस्ट्रिया कहीं भी पहुंच जाए। जी, रास्ते के अंदर मेरी अपनी रिसर्च ये बताती है कि इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती होती है। जो ख़वातीन होती हैं उनके साथ में जिनसी ज़्यादती भी होती है। एक वीडियो देख रहा था जिसमें तकरीबन कोई 90 के करीब पाकिस्तानी नौजवान थे और जब वो यूरोप के बॉर्डर में दाखिल होने वाले थे तो सबको नंगा करके और वहाँ पे मारा गया। बहुत ही ज़्यादा उन पे टॉर्चर किया गया। उनके वीडियोज़ भी रिलीज़ होते हैं। सोचने की बात है कि इसके ऊपर फिर जो आलमी इदारे हैं वो इस पूरे के पूरे इशू को इतना सीरियसली क्यों नहीं लेते। हाँ, अपने अपने बॉर्डर को तो हर कोई टाइट करता है, लेकिन एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इसके लिए होनी चाहिए कि भाई आखिर क्या वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग जाने के लिए मजबूर हैं। अमारा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हम इसे रियासत का फेलियर समझें कि इतनी बड़ी तादाद में लोग अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाल के मौत के सफ़र पर जाने के लिए मजबूर हैं? 1947 के अंदर एक बहुत बड़ी आबादी मुसलमानों की, उनसे कहा गया कि आप माइग्रेट करके अब जी नए नए वतन की तलाश में पाकिस्तान आए। आज 75 साल बाद उसी पाकिस्तान से लोग जो हैं लाखों की तादाद में बाहर जाने के लिए मजबूर हैं किसी नए मुल्क के लिए। तो कैसे देखती हैं आप इस पूरे सिनेरियो को? जो हुकूमत की अकाउंटेबिलिटी है, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? जी, पहले जो उन्होंने मैं बात का जवाब देना चाहूँगी जो रिज़वान साहब ने बताया। अच्छा, वो मैं भी मानती हूँ, बात आपकी सही है, लेकिन मेरा एक मानना ये भी है कि आप इसको इमोशनली अगर थोड़ा-सा डिटैच करके थोड़ा लॉजिकली और प्रैक्टिकली देखें, तो जो इंसान या एक घर का फ़र्द भी जो इतना बेकार और नकारा हो कि ना अपना ख़्याल रख सकता हो और अपने आप को नुकसान पहुँचाने पे आमादा हो और बार-बार आमादा हो, तो घर वाले भी उसका किस वक़्त तक साथ देते हैं। सेम इज़ विद हमारे उस अवाम के साथ, उनकी जहालत के साथ। उनसे पहले ईमान साहिबा ने भी फरमाया कि गुर्बत मैं नहीं समझती कि कोई गुर्बत, ये जो पैसे इतने लगा कर जाते हैं, आपको क्या लगता है कि ये गुर्बत से तंग आकर जाते हैं? मेरे ख्याल में इसमें शऊर की कमी और इनको एजुकेट नहीं किया जाता या देखो-दिखावा बहुत ज़्यादा होता है, ये ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हैं, ये रीज़न्स हैं। और मैं उससे कंपैरिज़न में इसलिए भी हूँ कि मैं इसको लॉजिकली सोचती हूँ, तो दुनिया वहाँ पे पहुँची, लेकिन आप अल्टीमेटली अगर देखें, तो पैसा किसका लगा? पैसा तो वो खुद लगा रहे हैं, वो जो बिलियनियर वो जो पैसा जो अरबपति खर्च करके गए हैं, पैसा एक बहुत बड़ी हकीकत है। इनको यूनान वाले खड़े होकर देखते रहे, वजह उसकी कुछ ये भी है कि आप कब तक इनको एक्सेप्ट करेंगे, कब तक बचाएँगे? ये आए दिन की कश्तियाँ और आए दिन के ये, और आप डॉक्यूमेंट्रीज़ देख लें, हज़ारों में पड़ी हैं।
और वो लोग बताते हैं किस किस तरह से बाल बाल बचे, वो किस किस तरह से कश्तियां डूबी, और ये रोज का काम है। और जब एक रोज का काम हो जाए तो इनसेंसिटिविटी हो जाती है। मैं विक्टिम ब्लेमिंग नहीं कर रही हूँ, बट स्टिल रियलिटी वहीं की वहीं है। जब बात आती, आपने जो सवाल किया अरविंदर साहब की, पहली बात ख्वाब दिखाए गए पाकिस्तान लाए, तब भी ख्वाब ही थे, झूठे थे सच्चे थे, ख्वाब ही दिखाए गए थे। वही होता है कि 4 दिन की जिंदगी बाद में जन्नत और दोजख का, जिस तरह से ये हमें जन्नत का ख्वाब दिखाया गया था 1947 में कि आप पाकिस्तान आ जाए, सारे मसाइल हल हो जाएंगे, बेरोजगारी के, गुर्बत के, जो आपको मसाइल हैं यहाँ पर, वो सब, और सब जो रीजन है वो आपके साथ रहने वाले हिंदुओं की रीजन है या उनकी वजूहत की वजह से है, ये इकट्ठा रहने की वजह से है। जैसे ही हम लोग अलग शिफ्ट होंगे, हमारे लिए दुनिया जो है वो जन्नत बन जाएगी। वो उसका नतीजा हम सब ने देख लिया। अब यहाँ पे बात आती है कि रियासत का फेलियर, रियासत का फेलियर मैं यहाँ तक समझती हूँ कि आपके जो आसपास है, ये जो गुजरांवाला डिवीजन, रिजवान साहब को पता होगा, ये मोस्टली ये कर सकते हैं रिलेट, कि वहाँ पे ये जो ज्यादा लोग, क्योंकि वहाँ पे पहले लोग जा चुके हैं, जैसे आपने शुरू में बताया, उनके घर नजर आ रहे हैं, उनकी गाड़ियां नजर, एक वक्त था दुनिया का भी, आप जानते हैं, ऐसे 20 साल पहले यूरोप में भी जाना, पे सेटल्ड होना वहाँ पे बेहतर था कंपैरेटिवली। अब एजेंट उनके काम कर रहे हैं, रियासत के नीचे ही काम कर रहे हैं, FIA के बहुत सारे एहलकार इवन शामिल हैं उस एजेंट्स उनमें। वो लोग लोगों को ख्वाब दिखाते हैं, वो कहते हैं कि आपकी जिंदगी सेटल हो जाएगी, और जो लोग हैं जिनमें तालीम और शऊर की इंतहाई कमी है, पैसे की नहीं, तालीम और शऊर की इंतहाई कमी है, वो इन चीजों को बहुत जल्दी वो एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं कि ये हो जाएगा। प्रैक्टिकलिटी नाम की चीज नहीं है, सोचना है नहीं कि जो हालात है, और नहीं तो आप कम से कम यूट्यूब तो हर एक के एक्सेस में वहां पे पड़ी डॉक्यूमेंट्रीज ही देख ले। उसके अलावा जो रियासत का फेलियर वो यहीं तक है कि उनके अपने एहलकार शामिल होते हैं ये लोगों को बेवकूफ बनाने में और इनको बाहर भेजने के ख्वाब दिखाने में, कई जो है वो रिकॉर्ड पे आ चुके हैं। उसके अलावा दूसरा जो फेलियर मैं समझती हूँ कि जितना प्रोपेगेंडा वो करते हैं, कहीं ना कहीं हुकूमत को भी सोशल मीडिया पे, अब हुआ है इजलास FIA का, और वो उन्होंने किया है कि हम लोग सोशल मीडिया पे भी एक मुहिम चलाएंगे और बताएंगे कि बाहर जाना जो है जिंदगी के क्या क्या रिस्क हैं उसमें, और किस तरह से लीगल वेज भी हैं जिसके जरिए आप बाहर जा सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि फिर अगेन वही तालीम और शऊर की कमी है। तालीम, उनको लगता है उसके लिए बहुत सारे जो हैं वो तालीमी मराहल तय करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो ये अपॉर्चुनिटी लेते हैं कि वो इलीगल तरीके से जाएं। तो इसमें थोड़ी बहुत अवेयरनेस जो है वो रियासत की यहाँ आती है कि उनको बताया जाए कि ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी वो उसमें नहीं है, पहुँच में नहीं है। बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जिसमें कम पढ़े लिखे लोग भी, जिसमें जैसे आम जो बंदे और बच्चे जो जवान कोशिश करते हैं, उनको भी मौके मिल सकते हैं, वो जा सकते हैं। उसके अलावा एक दूसरा जो मुझे लगता है पॉइंट, आपने देखा होगा कि ये रेशो बहुत ज़्यादा है कि यूरोप जाने की, मिडल ईस्ट या वहाँ पे लोग कम जाते हैं। उसकी कुछ रीजंस हैं, उसकी कुछ वजूहत हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन ये इस जाने का जो क्रेज है, उसके साथ ही ये चीज़ें भी अटैच हो जाती हैं कि जब आप इतना पागलपन की हद तक एक आइडिया के साथ खुद को अटैच करते हैं तो आप सोचते बहुत कम है। तो अक्ल और शौर की कमी और रियासत का फेलियर यहाँ पे यकीनन आता है कि प्रोपेगेंडा जो है उसको इनकाउंटर करने में फेल है। उसके सामने कुछ भी अपनी जो है जो गाइडेंस देनी होती है या गाइडलाइन करनी होती है, आप सोशल मीडिया के जरिए कर सकते हैं, तो वो करने में, फराहम करने में नाकाम है वहाँ तक। तो और रोजगार, तालीम, बाकी जो वो छोड़ दे, ये जो एक बेसिक है, मैं बस उसी की बात कर रही हूँ रियासत की। जी, मैं काफ़ी हद तक आपकी इस बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ कि अकाउंटेबिलिटी जो है, सबसे पहले तो उन लोगों की है जो कि इस खतरनाक सफ़र पर अपनी ज़िंदगी की परवाह ना करते हुए चल पड़ते हैं। आप ये कितनी दफा जानते हुए रोकेंगे? कि खुद को उनके नुकसान पहुंचाने के दर पे है। एग्जैक्टली। जी, ये जानते हुए कि जिस सफ़र पे वो निकले हैं, अपनी मंज़िल तक पहुँचना शायद मुमकिन ना हो, इतने लाखों रुपए लगाकर भी जो, जी। और फिर ये भी देखना है कि जी आज की इन दिस डे एंड एज, जैसा आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर आप कम पढ़े लिखे हैं, फिर भी आपके लिए वो तमाम आपके लिए जो है बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जिनको अवेल लीगल वेज। करके आप बाहर जा सकते हैं। मसलन आप कोई, अगर आप कोई कारपेंटर हैं, आप कोई प्लम्बर हैं, आप कोई मैकेनिक हैं, तो आपका जी। जो हुनर है उसको लेके बिल्कुल। आप दुनिया में कहीं पे भी जा सकते हैं। लेट मी टेल यू कि इस वक्त जब बात चल रही है, हर मुल्क की एक लॉन्ग टर्म स्किल शॉर्टेज लिस्ट होती है। कभी कोई इमिग्रेशन की लिस्ट उसको उठाकर देखे तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, मसलन न्यूजीलैंड के अंदर मैं बता देता हूँ, वैसी बात चली है, तो अगर आपको हॉर्स राइडिंग आती है और आप घोड़ों के स्टड फार्म के ऊपर आपने कभी काम किया है, घोड़ों की रख रखाव करना आपको आता है, उनको साफ सफाई करना, नहलाना धुलाना, उनकी मेंटेनेंस करना आपको आता है, किसी तालीम की जरूरत नहीं है,
आपको यहाँ एग्ज़ैक्टली। पे वीज़ा मिल जाएगा और आप यहाँ पे आपकी पीआर भी हो जाएगी। ऐसे जी, बहुत सारे फ़ील्ड्स हैं, जहाँ पे तालीम की ज़रूरत नहीं है, आपकी स्किल की ज़रूरत है। तो बेहतर ये अवेयरनेस है की कि कमी है। आप जो हैं वो ये देखें कि जी कौन-कौन सी वो ऐसी स्किल्स हैं, जहाँ पे दुनिया भर के अंदर शॉर्टेज है और क्या हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं, कोई छोटा-मोटा कोर्स भी करना पड़े, तो वो भी करें। जी, चलें जी, बिल्कुल। आते हैं इंडिया की तरफ। तो अमरिंदर साहब, अमारा ने एक जो बात की कि अकाउंटेबिलिटी का जो मेरा सवाल था हुकूमत की, तो इन्होंने कुछ हद तक लोगों पे भी डाला है और हुकूमत से भी सवाल पूछे हैं। आप क्या कहेंगे, हमारे यहाँ पे फेलियर किसका है? अच्छा, मैं अमारा जी की बात को भी ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि हमारे इंडिया में एक मिनिस्टर हुए हैं बलवंत सिंह रामूवालिया, अगर आपने सुना होगा नाम उनका। हुँ, हुँ। उन्होंने उनका हिंदुस्तान में बहुत काम है, जो लोग ऐसे ट्रैवल करते हैं इल्लीगल, वो फँस जाते हैं अलग-अलग जेलों में, टर्की में या और कहीं भी, तो उनको वो वापस इंडिया लाए हैं। मतलब पिछले 20-25 साल से वो यही काम कर रहे हैं। तो उनको एक पत्रकार ने पूछा कि आप लोगों की हेल्प करते हैं तो जो लोगों का पैसा भी वापस दिला देते हैं, तो आपका ये बहुत बढ़िया काम है। वो कहता है बढ़िया काम कोई नहीं है। अगर कहता है कि उसकी 4-5 बंदे और खड़े थे जो बाहर से वापस आए थे, उनका उन्होंने ट्रैवल एजेंट से पैसा वापस दिलाया था। वो कहता है कि आज अगर इनको 20-20 लाख वापस ट्रैवल एजेंट से मिल गया है, तो आपको मैं लिख कर दे सकता हूँ, कल ये फिर एक और ट्रैवल एजेंट को देंगे और फिर जाने की कोशिश करेंगे। सो बिल्कुल। ये बात सही है कि कुछ जो जाने वाले जो इल्लीगल तरीके से हैं, वो उनका जो ख्वाब है, जो ज़िंदगी में सफल होने का और ज़िंदगी में आगे बढ़ने का और उसमें से एक तरीका नया निकालने का, जो कि जिसका फ़ायदा जो ट्रैवल एजेंट है वो लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 15-20 साल से इंडिया में थोड़ा-सा फ़र्क हो गया है कि थोड़ा-सा लोग आइलेट्स वगैरह करके या स्टूडेंट वीज़ा पर और कई तरीकों से आना शुरू हो गए हैं और इंडियन जो पंजाब है, वहाँ से लोग मुझे लगता है कि बहुत कम यूरोप ऐसे जाते हैं, ज़्यादातर हमारे तो वाया मेक्सिको अमेरिका ही जाने की ही कोशिश करते हैं, तो वो रास्ता उनका भी वही उतना ही कठिन, उतना ही मुसीबत भरा, वैसे ही जैसे रिजवान ने बताया था कि रास्ते में कंकाल होते हैं लोगों के जो उनसे पहले जा चुके होते थे। तो वहाँ भी इंडिया में भी जो इस तरह की जो इल्लीगल तरीके से जाने वाले लोग हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, लेकिन जो अदारे हैं, देखो बलवंत सिंह रामूवालिया मिनिस्टर होने के बावजूद भी वो अपनी जब तक वो रहा उतनी देर तक वहाँ कोई लॉ नहीं बना पाया कि ट्रैवल एजेंटों को कैसे कोई ऐसी एक्ट लाया जाए जिसको वो भी एक तरीके से अकाउंटेबल हो। लेकिन अभी तक वो पूरी तरीके से हो नहीं पाया। तो आई थिंक सो कि जो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी है, वो भी होनी चाहिए। वो भी उतनी ही सख्त होनी चाहिए और लोगों को भी एजुकेट होना चाहिए कि हम जब सही रास्ते मौजूद हैं, जैसे आपने न्यूज़ीलैंड की एग्ज़ाम्पल दी है, तो उसी तरीके से बाहर जाना चाहिए। जी, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को हम फिक्स करें अमरिंदर साहब, तो कैसे करें? कौन-कौन से वो ऐसे चेक्स एंड बैलेंसेस गवर्नमेंट मसलन जो है उठा सकती है, जिससे कि ऐसे मामलों को अगर पूरी तरह से ना रोका जा सके, तो कुछ कमी वो लेकर आएँ? देखो उसके लिए तो पहले लॉ चाहिए ना कि अगर अगर कोई भी ट्रैवल एजेंट है, पहले तो ट्रैवल एजेंट गवर्नमेंट के साथ जो कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि ये बंदे ही ट्रैवल एजेंट बन उनको सकते हैं। रेगुलेट किया जाना ज़रूरी है, आप ये कह रहे हाँ, हैं। रेगुलेट होना चाहिए। तो पता हुँ, हो कि ये बंदे एजेंट हैं। नहीं तो वहाँ पे तो ओपन कोई भी छोटी-सी एक दुकान खोल के बैठ जाता है, तो पता ही नहीं लगता कि कौन एजेंट है, कौन है। बाद में बड़े-बड़े इंसिडेंट हो जाते हैं। जी, बड़ी खूबसूरत जो है आपने बात की। चलें ईमान साहिबा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आप एक यंग ग्रेजुएट हैं, पाकिस्तान की लीडिंग यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं। आप हुकूमत को और जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि जी यंग ग्रेजुएट्स के लिए किस तरह के जो हैं जॉब की जो उन्हें परेशानियाँ आती हैं, लाइफ़ में क्या प्रॉब्लम आती है जी? कि आप चलें, आपकी आपकी ग्रेजुएशन सेरेमनी हो गई और आपके पास जो है आपका सर्टिफ़िकेट आ गया, उसके बाद क्या? वो खौफ़ जो लाखों हिंदुस्तान के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, अक्सर इसका इज़हार करते हैं। मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान के जो यंग ग्रेजुएट्स हैं, उन्हें उनके जो कंसर्न्स हैं, उनकी आप निशानदेही करें प्लीज़।
जी अरविंद, सबसे पहले तो अमारा ने मुझसे इत्तेफाक नहीं किया था एक बात पे, जो मैंने एक पॉइंट उठाया था मुआशी तंगदस्ती का। तो उसमें मैं थोड़ा सा उनको रिस्पॉन्ड करना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये कि जिस तरह से उन्होंने बात की कि इसमें जो जहालत का आंसर है वो नुमायाँ है, ख़ास तौर पे मौजूद है। और ये जो मुआशी तंगदस्ती है ये ऐसा जितना बड़ा कोई इशू नहीं है हमारा। बिल्कुल आपने सही पॉइंट उठाया, मैं आपसे इत्तेफाक भी करती हूँ, क्योंकि एक बेसिकली देखा जाए तो मतलब एक बहुत लॉजिकल बात बनती है कि एक इंसान जो 25 लाख दे के जा रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो गरीब नहीं है। अगर वो उन 25 लाख से कोई काम कर लेता है तो हो सकता है उसको पाकिस्तान में रहते हुए ही ज़्यादा मुनाफा हो जाए और वो इधर कोई अच्छा बिजनेस इस्टेब्लिश करने के काबिल हो जाए। लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें तो हमें ये बात समझ में आती है, या मैं अगर कुछ लोगों से राब्ते में रही हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत इस चीज़ का आइडिया भी है कि जो लोग इस तरह से पैसे लेके जाते हैं इधर उधर से, तो मोस्टली अगर आप उनको देखें या आप उनकी स्टोरीज सुने, बीबीसी पे आपको स्टोरीज मिल जाती हैं, दूसरी तीसरी वेबसाइट्स पे, तो आपको जो उसमें सबसे मेन बात एक नजर आती है ये कि उनका तकरीबन ताल्लुक मोस्टली का गरीब घरानों से होता है। अब वो पैसे कहाँ से लेते हैं, वो इधर उधर से मांग के पैसे ले लेते हैं और फिर इस तरह से वो इलीगल जाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमारा ने कहा कि उनको लगता है जो प्रोसीजर है वो कॉम्प्लेक्स है, वो उस पर पूरा नहीं उतर पाएंगे, तो वो इस तरह से दूसरे तीसरे जो रास्ते हैं वो ढूंढते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि इवन अगर आप, ये तो इलीगल तरीका है, चलें इसकी तो बात ही एक सेपरेट है, इवन लीगल तरीके से भी किसी ने जाना हो तो आपको आपको भी आइडिया होगा कि मोस्टली अरविंद, क्योंकि आप भी ओवरसीज ही हैं, तो आपको आइडिया होगा कि जो बाहर जाते हैं लोग तो उन्होंने भी पैसे जो पूरे किए होते हैं वो ऐसे पूरे किए होते हैं। जो एजुकेशन वीजा पे आए होते हैं या जो दूसरे वर्क वीजा पे आए होते हैं, उन्होंने किसी से पैसे मांग के लिए होते हैं और वो वहां जाके सबसे पहले जो काम करते हैं अपना कर्ज चुकाते हैं। तो ये तो उस करीम की बात है, ये उस मतलब उस तबके की बात है जिसको शऊर भी है, जो एक तरह से जाहिल नहीं है, समझता है बातों को। जब उसके लिए चीज़ें इतनी दुश्वार हैं तो जो आम आदमी है जिसको चीज़ों की इतनी समझ भी नहीं है, शऊर भी नहीं है, तो मेरे ख्याल में उसको एक जो तरीका सीधा साधा नजर आता है तो वो यही आता है। और दूसरी बात ये कि जो एजेंट्स उनको लेके जाते हैं उनकी इतनी ज़्यादा ग्रिप स्ट्रांग होती है कि वो उनको कायल करने में कामयाब हो जाते हैं। मैं समझती हूँ कि यहाँ पे जो हुकूमत का एक बहुत बड़ा जो है गैप है, एक उसका जो उसका रोल है वो देखने में नजर नहीं आता। सबसे पहले तो ये कि ऐसा क्यों है कि जो एजेंट्स हैं उनके लिए लोगों को फाइल करना, उनसे पैसे निकलवाना आसान है, जबकि हुकूमत उनको लीगल तरीके से नहीं भेज पाती। अगर एक इंसान ने 25 लाख को बंदोबस्त किया है तो वो डेफिनेटली लीगल तरीके से जाता है, तो 10 लाख और भी वो कहीं से डाल के लीगल तरीके से डेफिनेटली जा सकता है। मैं समझती हूँ इसमें हुकूमत को जो है जो तरीक़ेकार है उसको सादा बनाने की ज़रूरत है। और सबसे पहले तो क्योंकि मैं आईआर की भी स्टूडेंट रही हूँ तो मैं समझती हूँ कि दो तरफ़ा ताल्लुकात जो ममालिक के साथ है उनको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। बाकायदा जो फ़ॉरेन ऑफिस की सतह पर इस तरह के मुआहदे करने की ज़रूरत है कि इस तरह से पर साल जो है इतने लोग हमारी तरफ से आपके यहाँ आएंगे, और लोगों को बाकायदा इसको एडवर्टाइज़ करने की ज़रूरत है कि आप इस तरीके से जा सकते हैं। मैं समझती हूँ कि अगर हुकूमत लोगों को आसान रास्ते देगी तो मैं नहीं समझती कि कोई भी इंसान लीगल तरीके को छोड़ते हुए इलीगल तरीके को ऑप्ट करेगा। बाकी दूसरा जो आपने सवाल उठाया कि एक इंसान जो ग्रेजुएट हो जाता है उसके बाद जो सबसे बड़ा खौफ उसके लिए क्या होता है, तो अब अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूं तो जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। वैसे तो माशी हालात पाकिस्तान के कभी भी आइडियल नहीं रहे एक स्पेसिफिक अरसे के बाद से, लेकिन अभी जो हालात हैं वो ख़ास तौर पर इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि अब वो लोग जो पहले पाकिस्तान में कहीं ना कहीं अपना मुस्तकबिल देखते थे, इवन वो भी अब कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि हमें एज अ बैकअप एक ऑप्शन रखना चाहिए बाहर जाने के लिए। तो मैं समझती हूँ सबसे पहले तो हुकूमत को इस पे जो काम करने की ज़रूरत है वो ये कि वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी उसकी वजह से मुआशी जो है हालात वो बेहतर होंगे, हुकूमत लोगों को रोज़गार देने में कामयाब हो सकेगी। हुकूमत को जो अपनी पॉलिसीज़ हैं वो उनको थोड़ा सॉफ्ट करने की ज़रूरत है। जो कोई आपको आइडिया होगा कि जिस तरह से लोग नया कोई कारोबार शुरू करते हैं तो उन पे इतना ज़्यादा टैक्स पड़ जाता है कि उनको उसमें से इतना ज़्यादा मुनाफा नहीं होता जितना उनको टैक्स की अदायगी में निकल जाता है, तो लोग कारोबार शुरू करने से डरते हैं। तो नतीजतन वो कोई जायदाद थोड़ी सी खरीद लेते हैं कि चलो इधर से रेंट आता रहेगा, हमारे घर का जो है वो चलता रहेगा, खर्चा चलता रहेगा। या दूसरा जो उनके पास ऑप्शन बचता है वो ये कि सब कुछ बेच पाच के वो बाहर चले जाएं। तो मैं समझती हूँ कि ये ठीक है, लोगों का कसूर है, मैं मानती हूँ लोगों में शऊर की कमी है, लेकिन ये हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी है कि वो लोगों को उस तरीके से ट्रेन करने में नाकाम रही है कि जिसकी बिना पे लोगों के अंदर एहसास हो कि हमारी सरपरस्ती है, कोई कर रहा है, हुकूमत मौजूद है। अगर हमें खुदा न खास्ता कहीं जान मुश्किल में पड़ जाते हैं तो हुकूमत का हमारे सर पे हाथ है, या हुकूमत हमें पूरी तरह फैसिलिटेट करेगी। अगर लोगों को पहले हुकूमत की तरफ से ये यकीन दहानी हो कि क्योंकि हम एक हमारे पास सही रास्ता है, लीगल रास्ता है और आसान तरीक़ेकार है, एक कोई भी एक मैकेनिक के लिए, किसी इलेक्ट्रिशियन के लिए जो ज़्यादा अंग्रेज़ी नहीं जानता, अगर उसको एक सादा तरीक़ेकार दिया जाए तो मैं नहीं समझती कि वो लीगल तरीके को छोड़ के इल्लीगल तरीके की तरफ जाएगा। जी।
जी, आपने बहुत सारे पॉइंट्स उठाए हैं। उन्हीं उन्हीं में से अगर एक पॉइंट को मैं उठाऊँ कि 25 लाख रुपए की बात हमारे काफ़ी सारे पैनलिस्ट ने इसके ऊपर जो है स्ट्रेस किया है कि जी 25 लाख रुपए में आप कोई कारोबार भी डाल सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इनमें से ज़्यादातर जो लोग हैं, या तो उनके पास किल्ले 2 किल्ले ज़मीन होती है जिसको वो बेच के इस पैसे को इकट्ठा करके और बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। 25 लाख रुपए में कोई अगर कोई दुकान भी लगाना चाहे अपनी छोटी-मोटी किसी चीज़ की, तो हमारे यहाँ पे जितने भी इदारे हैं कि जी आप ये काम करें, इसकी पर्ची नहीं कटाई है, उसकी पर्ची नहीं कटाई है, ये काम करें, वो करें। तो जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है हमारे यहाँ पे, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है कि वो हमारे हमारे मुआशरे में इतना है नहीं। एंड लेट मी जस्ट बी फेयर, ये पाकिस्तान में थोड़ी इसकी ज़्यादा प्रॉब्लम है। इंडिया में पिछले 10-15 सालों में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा जो है काम हुआ है। आपके लिए वो मुश्किलात, वो पहले जो रेड टेप होती थी ब्यूरोक्रेसी की, उसको काफ़ी हद तक जो है खत्म कर दिया गया है। पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक उसको जो है गवर्नमेंट ने रेगुलेट किया है। तो पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है। तो इस पर आप रिजवान भाई क्या कहेंगे? और बाकी पैनलिस्ट ने जो बातें की हैं उसमें भी अगर आप किसी बात पे बात करना चाहें तो वो पहले वो कर लें। जी। जी, अभी ये वाक़या होने के फ़ौरन बाद हमारे वज़ीर दाख़िला मतलब इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जी उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जो अंदर से लोग मिले हुए हैं उनको भी उनका भी बंदोबस्त किया जाएगा और ये इसके ऊपर प्रॉपर कैंपेन चलाई जाएगी। बट ये कैंपेन्स बड़े अरसे से चली आ रही हैं और इससे कोई कुछ ख़ातिरख़्वाह कोई नताइज हासिल नहीं हो पा रहे हैं। तो ऑब्वियसली मैं तो रिस्पॉन्सिबल ठहराऊँगा अपने इदारों को कि ज़ाहिर है कोई 8-10 इदारे हैं उनकी नज़रों से हो के आप या उनकी नज़रों में से किसी एक की नज़र में आपको एटलीस्ट आना चाहिए, आपको पकड़े जाना चाहिए। बट आप नहीं पकड़े जाते हैं, इसका मतलब ये है कि वो लूप होल्स या तो क्रिएटेड हैं या जानबूझ के क्रिएट किए गए हैं या अब आई डोंट नो जी, उसके ऊपर। आपके बॉर्डर से अगर कोई बंदा बाहर जा रहा है, इसका मतलब बॉर्डर सिक्योर नहीं है एटलीस्ट आपकी तरफ से। अगर वो सिक्योर होता तो इतनी हज़ारों की तादाद में, जैसे मैंने पहले फ़िगर दी थी, 40,000 पाकिस्तानी है जो यूरोप में हर साल दाखिल होने की कोशिश करता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। मतलब अभी अगर यहाँ पे एक बात मैं करूँ कि यार अगर लोग जा सकते हैं तो इसका मतलब लोग आ भी सकते हैं, अगर मतलब इन्फिल्ट्रेशन भी हो सकता है। तो हम लोग क्योंकि एक सिक्योरिटी स्टेट भी हैं बहुत अ, और हमें जो है मतलब एक तासुर दिया जाता है कि भारतीय साइड से हमें बहुत ज़्यादा कोई ख़तरात हैं या अफ़गान बॉर्डर से भी हमें बहुत ख़तरात हैं। तो अब क्या होगा कि अगर वहाँ से कोई जो है वो इन्फिल्ट्रेटर्स या वो घुसपैठिए वो आपके मुल्क में दाखिल हो जाए, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है मतलब सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर भी। उसके सिवा मैं एक और बात करूँगा, मेरा ख़्याल है कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्करेज करना चाहिए कि आप लोग बाहर जाएँ और जो आपका मुल्क है उसके अंदर ही आपको रोज़गार के मौके मिलने चाहिए। बजाए इसके कि आप अपनी जान जोखिम में डालें और आप मतलब फ़्लाइट से भी अगर इंसान लंदन जाता है तो वो उसको काफ़ी घंटे लग जाते हैं या मिडल ईस्ट जाता है काफ़ी घंटे लग जाते हैं। फिर मौसमी हालात वैसे नहीं होते जो उसके इलाके के होते हैं, मतलब बहुत सारी मुश्किलात का सामना करके वो इंसान अपनी ज़िंदगी गुज़ारता है और फिर जो अगर कोई सेटल हो जाता है तो वरना बाकी लोग तो या तो रास्ते में ख़त्म हो जाते हैं और या फिर वो जो असासा या सरमाया वो जो 2 किल्ले ज़मीन वो बेच के गए थे, तो वो अगर उसमें नाकाम हो जाते हैं तो वापस आके पूरी ज़िंदगी उसी की भरपाई करते रहते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि सबसे पहले तो गवर्नमेंट्स को ये चाहिए कि अपने मुल्क के अंदर रोज़गार दें, क्योंकि गवर्नमेंट्स का काम ये नहीं है कि आप ऐसे मौके पैदा करें कि आप बंदा टर्की निकल गया या बंदा यूएस, तो फिर हमारा मतलब गवर्नमेंट का फिर क्या काम हुआ ना कि अगर बंदे टर्की या यूएस बेच रहे हैं तो फिर यहाँ पे भी हम मतलब इंडिया और पाकिस्तान भी यूएस को दे देते हैं तो वो चला लेंगे, वो अच्छा चला सकते हैं। तो गवर्नमेंट्स का मकसद ही ये होता है कि आप अपने मुल्क के अंदर जो रोज़गार के मौके हैं वो पैदा करें और अपने लोगों को इधर ही वो रोज़गार दें। अभी एक और बड़ी रेलेवेंट एग्जांपल है, मेरा एक दोस्त रिसेंटली वो गया था इसी तरह बेरोज़गारी से तंग आ के, वो क्योंकि मतलब मेरे सामने की मिसाल है, तो बेरोज़गारी से तंग आके यंग ग्रेजुएट था, तो वो दुबई गया कि मैं 2 महीने का विज़िट वीज़ा करूँगा और उसके बाद या तो वहीं पे छुप जाऊँगा, कुछ काम कर लूँगा या फिर वो वीज़ा को एक्सटेंड करने का वो प्रोसीजर होता है, तो उस पे मैं मतलब काम करके तो वीज़ा एक्सटेंड करवा दूँगा। उसके साथ हुआ कुछ यूँ
तो उसके साथ हुआ कुछ यूँ कि जब वो वहाँ पे गया तो उसको एक मार्ट या बकाला जिसको वो कहते हैं उस पे उसको काम मिल गया। काम क्या था कि हर तरह का काम था वहाँ पे, आपने क्लीनिंग भी करनी है, आपने डिस्प्लेस भी करना है, सब कुछ। और कैन यू बिलीव इट कि 2023 आज 21st सेंचुरी के अंदर वर्क आवर्स वहाँ पे 16 वर्किंग आवर्स थे उसके। मतलब मैं हैरान हो गया। और उसके इवज़ में उसको 1000 दिरहम उसको ऑफर किए गए, और जिसमें से 500 दिरहम उसने सीधा यूएई के गवर्नमेंट को देने थे उसका जो वीज़ा एक्सटेंशन के लिए, और 300 रुपये उसने हॉस्टल के देने थे जहाँ से मेस के देने थे जहाँ से उसने खाना खाना था, और बाकी 200 दिरहम तो वो 16,000 रुपये उसने क्या करने थे। तो मेरा ख्याल है ये स्लेवरी की एक मॉडर्न शक्ल आ गई हुई है, स्पेशली जो मिडल ईस्ट में जाना है, ये तो स्लेवरी की एक मॉडर्न और उससे भी ज़्यादा भयानक शक्ल है जो हमने एफ्रो अमेरिकन स्लेव ट्रेड देखा, या बाकी लोग जो वेस्ट में जाते हैं या वेस्टर्न यूरोप में जाते हैं, ऑब्वियसली वो कुछ लोग जो कामयाब हो जाते हैं उनकी ज़िंदगी कुछ बेहतर हो जाती है, कदरे बेहतर हो जाती है, बट स्टिल ये चीज़ें ज़रूर रहती हैं। जैसे अमरिंदर भाई पहले कह रहे थे कि मतलब या आप भी अक्सर कहते रहते हैं कि आपको अपना वतन जो है वो याद आता रहता है, आप दोनों ही ओवरसीज़ हैं इसलिए। तो ये सारी चीज़ें ये मतलब कम से कम 2 नस्लें तो ये चीज़ें चलेंगी। उसके बाद अगर आप कोई ब्रिटिश हो गए या ऑस्ट्रेलियन हो गए या कैनेडियन हो गए, तो उसके बाद वो चीज़ें फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, वरना वो पहली 1-2 नस्लें वो बहुत शदीद सफ़र करने वाली हैं। जी, आपने बहुत ही जो हैं खूबसूरत पॉइंट्स रेज़ किए हैं कि जो सब्ज़ बाग हमारे यहाँ पे एजेंट लोगों को दिखा के मिडल ईस्ट में लेके जाते हैं, उनके साथ जो है बहुत बुरा सलूक भी होता है और उनकी जो सेविंग्स है वो उतनी नहीं होती जितनी उनको बताई जाती है। अमरिंदर, मैं चाहूँगा कि आप निशानदेही करें, ख़ास तौर से हमारे खित्ते के लोगों को बताएँ, एजुकेट करें उनको कि बाहर आने का क्या मतलब है? आपको क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, किस तरह के आपके खर्चे होते हैं, एक्सप्लॉयटेशन जो अंग्रेज़ के मुल्क में होता है, वो किस लेवल का होता है। एक तो मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि भाई आप जब कभी भी यहाँ आएँ तो गोरे के अंडर काम करें, किसी देसी के अंडर यानी कोई हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी के अंडर काम ना करें, क्योंकि हमारे लोग जो हैं वो हमारे मुल्कों से आए हुए जो नए-नए जो जो हमारा जो यूथ है उसको सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट वो ही करते हैं। हमारे अपने मुल्क की बहुत सारी ऐसी ऐसी हमारे पास मिसाल मौजूद है, जहाँ लोगों को $2-2 घंटे के दिए गए हैं, बावजूद कि यहाँ का जो मिनिमम वेज है वो $22.70 है कि आप किसी भी इंसान को रिगार्डलेस उसके कोई भी उसकी जॉब हो, उससे कम पैसे में तो आप एम्प्लॉय ही नहीं कर सकते। तो कुछ आप निशानदेही करें उन लोगों के लिए जो कि एक ख्वाब सजा के बैठे हैं कि जी हमने भी जाना है बाहर। देखो अरविंद जी, अभी इंडिया से बहुत लोग स्पेशली हमारे यहाँ पे न्यूजीलैंड में आना चाहते हैं और उनको बहुत लोगों को पिछले 7-8 महीने में वीज़ा भी इशू हुआ है, वर्क वीज़ा। स्पेशली जब वहाँ पे फ्लड आया था तो फ्लड के क्लीनिंग का जो वीज़ा था स्पेशली उन्होंने ओपन किया था, तो उसमें बहुत लोगों को वीज़ा मिला। तो हमारे जो देसी आपने बोला है कि तो उन्होंने अभी अभी ये ऑन रिकॉर्ड है कि सब कुछ न्यूज़ में भी आ चुका है कि लोगों ने वहाँ से पैसा लिया, जो यहाँ पे एम्प्लॉयर था अपना देसी, तो पैसा लेके उनको यहाँ पे बुलाया और यहाँ पे उनको कोई जॉब नहीं है, कोई वो एक्चुअली दिखाने के लिए इमिग्रेशन को तो उन्होंने जॉब दिखा दी, लेकिन जॉब एक्चुअल में नहीं है। तो वो अभी यहाँ पर अंडर द टेबल वो लोग काम कर रहे हैं। तो ये तो एक दिक्कत है। लेकिन मुझे इससे भी ज़्यादा और लगता है कि हमारे में लोग बाहर क्यों आते हैं, कि जो हमारे में जो लोग एजुकेट हो जाते हैं, मतलब कि जिनकी ग्रेजुएशन खत्म हो जाती है, उसके बाद जो मुझे लगता है कि जो हमारे ठेका सिस्टम है ना इंडिया में, ठेका सिस्टम जो पहले आपको 3 साल तक 15 से 20 हज़ार तक ही आपको तनख्वाह मिलेगी, उसके बाद बढ़ेगी। तो उससे लोग जो यंगस्टर हैं वो निराश बहुत होते हैं। और दूसरा बाहर आने का एक और रीज़न होता है कि यहाँ पर अगर आकर आके आप कोई भी जॉब कर लो, बेशक क्लीनिंग की हो या कोई भी हो, जहाँ आईटी में हो, तो इज़ द सेम थिंग। और आपकी वो डिग्निटी है, इंडिया में वो डिग्निटी नहीं है। और यहाँ पर अगर एक क्लीनर है और जहाँ कोई आईटी वाला है, अगर उसकी पे में डिफरेंस ज़्यादा से ज़्यादा भी होगा तो डबल ही होएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन इंडिया, पाकिस्तान में ये डिफरेंस
10 टाइम 20 टाइम्स ऐसे है। तो वो जो टाइम्स है ना, वो उसमें हायरार्की बन जाती है। वो जो डिफरेंस है वो उसको कवर करने के लिए लोग फिर लीगल या इलीगल तरीके से आते हैं। तो ऐसा जो हमारा जो सोशल सिस्टम है उसमें डिग्निटी की बहुत जरूरत है कि कोई भी जॉब हो उसमें एक इज्जत हो। तो और उसमें जो मनी वाइज भी उसमें बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और आपकी मैं उस बात से तो पूरा पूरा सेकंड करता हूं कि अगर आप बाहर आ चुके हैं तो गोरा एम्प्लॉयर ढूंढे तो ज्यादा अच्छा है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे यहाँ पे गैप जो है वो बहुत ज़्यादा है और यहाँ तक कि मर्द और औरत की जो सैलरीज़ होती हैं, उसके अंदर भी बहुत बड़ा एक फ़र्क है, जो कि बहुत बड़ा एक डिस्क्रिमिनेशन है। गोरों के मुल्कों में आपको वो देखने को नहीं मिलता। कल ही मैंने कुछ स्टूडेंट्स के साथ में तकरीबन 2-3 घंटे बात की। हर एक स्टूडेंट का यही सवाल होता है, हमें पीआर कब मिलेगी? तो मैं उन बच्चों को यही जवाब देता हूँ कि आपकी पहली प्रेफ़रेंस, अगर आपके घर वाले लाखों रुपए लगा के आपको बाहर भेज रहे हैं और स्टडी वीज़ा पे भेज रहे हैं, तो आपकी पहली प्रेफ़रेंस ये होनी चाहिए कि हमने मन लगा के 3 साल अपनी पढ़ाई करनी है। उसके बाद जब 3 साल पढ़ाई हो जाएगी, तो फिर आपकी झोली में अपने आप एक जॉब आ जाएगी, अगर आप उसके लिए सीरियस हैं तो। जब जॉब मिल जाएगी, उसमें मन लगा के आप 1.5-2 साल काम करें और फिर आप जो है अपनी पीआर के लिए अप्लाई करें, तो वो आपको मिल जाती है। तो ये तो है एक लीगल चैनल, एक प्रॉपर प्रोसेस जिसके थ्रू मैं रिकमेंड करता हूँ हर एक स्टूडेंट को कि और अगर आपकी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है, तो कल ही मेरी जिनसे बात हो रही तो मैंने कहा यार तुम ना कुछ महीने के लिए दे वांट टू टेक एडमिशन इन जनवरी फरवरी, मैंने कहा कुछ महीने के लिए गजनी बन जाओ। तो वो हँसने लग गए, भाई वो कहते वो कैसे? मैंने कहा उस फ़िल्म में दिखाते हैं ना कि उसको वो भूल जाता है सब कुछ, कि ये क्या कोई उसको जगह याद नहीं रहती ये वो। मैंने कहा कि वो जैसे अमिताभ बच्चन की पुरानी फ़िल्म थी आई कैन टॉक इन इंग्लिश, आई कैन वॉक इन इंग्लिश, आई कैन लाफ इन इंग्लिश। तो उस तरह से जो मन में आए अंग्रेज़ी में, जो तुम्हारे दिल में आए बोलो। सामने वाले को नहीं भी आती अंग्रेज़ी, उसको जवाब तुम इंग्लिश में ही दो, उसको पल्ले पड़े ना पड़े वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। बट तुम ये कोशिश करो कि मैंने इंग्लिश की न्यूज़ देखनी है, इंग्लिश के अखबार पढ़ने हैं, पूरी मेहनत करनी है कि वो जो भी रिक्वायर्ड बैंड हैं आइल्स के 6.5 के करीब जो कि है मिनिमम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अंदर, वो आप मीट कर सकें। तो अगर आप एक जुनून की हद तक किसी काम को करेंगे, तो फिर जो है आपको कायनात की कोई ताकत आपके गोल से जो है उसको आपको जो है जुदा नहीं कर सकती। अच्छा, आखिर में मैं आप सब से चाहूँगा कि एक-एक करके आपका क्या पैगाम होगा, फिर वो चाहे हुकूमत को हो या फिर अवाम को हो, नौजवानों को हो, कि आप उन्हें क्या आप उन्हें मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे हम जो हैं हमारे मुआशरे के अंदर, फिर चाहे गवर्नमेंट के लिए कोई एक इंक्लूसिव ग्रोथ का वो उनके पास कोई एजेंडा हो, जो भी आपके ज़हन में इस वक़्त बात चल रही है, एक-एक करके आप सबसे मेरी मेरी गुज़ारिश है कि आप अपने अपने मैसेज को अपनी हुकूमत को, अपनी अवाम को और अपने हमसाये को भी दें। ये एक साझा प्रॉब्लम है, तो इसका जो हल ढूँढना होगा, वो भी हमें मिलकर ही साथ में उसका हल निकालना होगा। ईमान, मैं आपकी तरफ आता हूँ सबसे पहले। आपका क्या पैगाम होगा? आपके पार्टिंग वर्ड्स क्या हैं जी? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी उन तमाम लोगों से जो इस तरीके से लीगल वे को चूज़ करते हैं और जाते हैं, ये कि लीगल तरीके से जाएँ, चाहे उसमें आपको पैसे थोड़े ज़्यादा देने पड़ते हैं, चाहे आपको ख्वारी थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन लीगल तरीके से जाएँ, अगर आपने जाना ही है तो। और अगर आपके पास पैसे हैं इतने कि आप यहाँ पे अपना बिज़नेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं, तो मेरे ख़्याल में आपको आपकी जो पहली प्रेफ़रेंस है वो पाकिस्तान होना चाहिए। इसलिए क्योंकि अगर आप बाहर चले भी जाते हैं तो ना वहाँ पे आपके पास फ़ैमिली होगी, ना आपके पास कोई ख़्याल रखने वाला होगा। आप सिर्फ़ एक वो उस रोबोट की तरह काम करेंगे जिसकी ज़िंदगी का और कोई मकसद नहीं होता सिर्फ़ कमाने के अलावा। शायद आपके पास पैसा तो आ जाए, लेकिन आपके पास पैसे के अलावा कुछ भी नहीं होगा। बाकी जहाँ तक आपने जैसे कि कहा कि आप हमसाये को क्या पैगाम देना चाहेंगे, तो इंडिया के लोगों को भी मेरा यही पैगाम है कि अगर जो आपकी सलाहियतें हैं, कोशिश करें कि वो आपका जो अपना मुल्क है उसी के काम आएँ। बाकी अगर बहुत मसला है, आपको जाना ही है, तो आप लीगल तरीके से जी, जाएँ। बड़ी मेहरबानी। अमारा, आपके पार्टिंग कमेंट्स प्लीज़। अच्छा, उससे पहले मैं थोड़ी-सी बात करना जी, चाहूँगी जी, कि ज़रूर। हुँ, हुँ। अमिंदर साहब ने भी बताया कि आपके यहाँ भी जो एक कोशिश जारी रही 20 साल से, वो शख्स हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि उनको वापस लाएँ। तो वापस लाने के बाद जब उनसे सवाल हुआ तो वो क्या करते हैं, वो दोबारा कोशिश करते हैं।
तो ये मुझे एक याद ताज़ा होगी कि यहाँ पर एक केस चलता रहा एक एजेंट के लिए कि एक साहब थे जिनके बड़े बेटे को वो जाते हुए उनकी डेथ हो गई थी दौरान सफ़र। तो जो उनकी सेटलमेंट हुई, आपको यकीन नहीं आएगा वो इस बात पे हुई कि कमरा अदालत से बाहर की बात करें, अदालत में नहीं। उनकी सेटलमेंट ये हुई कि बाप ने अपने दूसरे बेटे को भिजवाने का जो है वो उसके साथ डील की उसी एजेंट के थ्रू। तो ये जो कहना है कि ये बाज आ जाएंगे या फिर उनके पैसे वापस करके यहाँ पे कारोबार कर लेंगे, तो वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ पर आकर मैं ये जरूर कहती हूँ कि ये एक बीमारी का नाम है जिसको कहते हैं शॉर्टकट की बीमारी, कि मेहनत नहीं करनी आपने ख्वाब जो पूरे करने के लिए तो वो बीमारी में मुब्तला है हमारी दोनों जो कौमें वो मुब्तला है। तो उससे निकलना बहुत मुश्किल है, वो एक लंबा काम है, तालीम शऊर वो एक लंबा प्रोसेस है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने कहा कि एक बात की अमरिंदर साहब ने ही अगेन दोबारा बात की, वो मेरे जहन में वो हमेशा से मौजूद रही है कि डिग्निटी कल्चर है हमारे यहाँ भी हाईली, आपके यहाँ भी हाईली हम लोग ये एक दूसरे के साथ रिलेट कर पाते हैं। एक बल्कि रिजवान साहब सुन रहे हैं या ईमान साहिबा सुन रही है, आप जानते होंगे कि एक पढ़ा लिखा लड़का जो है वो यहाँ पर कभी भी एक का हमारी ज़ात बरादरी आ जाती है, डिग्निटी कल्चर है ना, हमने ये काम नहीं करना, हमने वो काम, वही वहाँ पे सफाई भी कर रहे होंगे, वो सब कुछ काम कर, लेकिन यहाँ पर वो काम नहीं करते क्योंकि बिरादरी, खानदान, लोग क्या कहेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा। तो मैंने अपने आसपास ऐसे कई लोग देखे हैं जो वहाँ पे जाके उन इलाकों में जाकर वो काम करते हैं लेकिन यहाँ पर नहीं करते। एक डिलीवरी बॉय है, एक शाम को जो शवारमा इवन आप रिलेट कर पाते हैं लगा रहे हैं रेडियां, वो कमा ज्यादा रहे हैं उसकी निस्बत जो वो एक धक्के खा रहा है और वो सुबह से लेकर रात तक एक गवर्नमेंट की जॉब कर रहा है, 30,000 कमा रहा है, वो 50 कर, लेकिन प्रेफर हम यही करेंगे, डिग्निटी कल्चर है ना कि हम लोग, आपके भी मेरे ख्याल में यही होगा कि हम वो नौकरी ले लें, कम से कम मेरे घर वाले या कहीं बताने के काबिलों को वो ये करता है, ये ऐसा काम कोई एक करियाने की दुकान खोल रही है, क्या कर रहे हो। मेरे अपने फैमिली में ऐसे हो चुका है कि जिन लड़कों ने काम करने की कोशिश की उन्हें इतनी बुरी तरह से उनको वो किया गया खानदान की तरफ से कि हमारी इज्जत खराब कर दी तुमने, ये कौन सा काम है, अब तुम जूते बेचोगे, अब तुम कपड़े बेच। तो इस तरह के हालात जो हैं, इसमें पैसे की या वो तंगी नहीं है, इसमें जहालत है, शऊर की इंतहाई कमी है और ये शॉर्टकट का तरीका है कि यहाँ पे आप किसी भी इंसान को बाइज्जत तरीके से रोजी नहीं कमाने देते, और अगर वो कमा रहा है तो आप इज्जत नहीं देते। उसी इंसान को वो बाहर जाकर अगर वो कपड़े धो रहा है, वॉशरूम साफ कर, उसी को यहाँ पर आकर आप इज्जत देंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसे काम करने वाले को आप लोग बेहतर जानते, क्या उससे कोई रिश्ता करना पसंद करेगा, क्या उसको कोई अपना दोस्त कहना पसंद करेगा, फखर से ही सही बताएंगे कि ये मेरा बेटा ये करता है। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग क्या कहेंगे। उसके अलावा जो एंडिंग कमेंट्स है वो यही है कि डिग्निटी कल्चर है, इसको थोड़ा बहुत इसको नॉर्मलाइज करें कि कोई भी काम है, आप हजारों लोग जो है यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकल रहे हैं, तो आप जानते हैं हमारे यहाँ तो हमें कोई उम्मीद नहीं है कि कोई नौकरी मिलेगी, और अगर मिलेगी तो एक्सप्लॉइट इस हद तक करेंगे, इस हद तक करेंगे कि उस बच्चे की, उस इंसान की कोई वो अपनी जिंदगी नहीं रह जाती, फ्रस्ट्रेशन का लेवल इतना हाई हो जाता है। तो ऐसे हालात में मैं तो अपने दोनों तरफ जो है, इंडिया में रहने वाले लोग हैं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, मैं उनसे यही कहूंगी कि आप एक नस्ल, दो नस्ल, कई नस्लें हम गुजार चुके हैं इस दलालत, इस खवारी में। अब कोशिश करें कि यहाँ जो काम कर रहे हैं या जो काम करना चाहते हैं बच्चे, उनको आप इंकरेज करें, उनसे कहें कि काम कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता, तो आप जो भी काम करें बस काम करें, बेकार ना रहें, शॉर्टकट ना ढूंढें और ज्यादा बड़े बड़े ख्वाब ना देखें, और उसके लिए आप जरूरी नहीं कि आप मुल्कों से भागेंगे। जब आपका अपना मुल्क आपको ये करने में नाकाम है तो कहाँ पे जाकर आप इज्जत कमा सकते हैं। लॉजिकल तरीके दें, मेरे ख्याल में आज की जनरेशन ये चीजें समझ सकती है और उनसे रिलेट भी कर पाती है। तो मेरा यही एंडिंग होगा कि मतलब आप सब जो है इस बारे में बात करें और लोगों को नॉर्मलाइज करें चीजों को। जी, मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ और खुद को रिलेट भी कर पा रहा हूँ। जब मैं यहाँ पे नया आया था आज से तकरीबन 20 साल पहले, तो शुरुआती 4-5 सालों के अंदर हर किस्म का काम किया है जी। मैकडॉनल्ड्स में जॉब की, बर्गर किंग के अंदर जॉब की, सबवे में जॉब की, इंडियन रेस्टोरेंट्स में जॉब की, रात को सिक्योरिटी गार्ड का काम भी किया, स्टेडियम्स के अंदर जो मैचेस होते हैं उनमें भी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब की हैं, नाइट में होटल के अंदर ऑडिटिंग का काम किया है, सारी रात जगा हूँ। तो ये बात जब मैंने अपनी माँ को बताई कि उन्होंने पूछा बेटा क्या करते हो, उन्होंने कहा हाय ये सब करने की क्या जरूरत थी, चौधरियों का लड़का है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और यकीन माने, और मुझे और उनका रिएक्शन जो है वो उसी मुआशरे की सोच की अक्कासी करता है जिसकी निशानदेही अभी आपने की है। बेहद खूबसूरत आपका पॉइंट था जी, आप प्लीज।
मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पर भी मैंने जो पोटेंशियल देखी, एक पॉजिटिव चीज़ से सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ कि अब जो हैं यंगस्टर हैं, आप बैठे हैं, ये बच्चे हैं दोनों, मैं प्रैक्टिकल लाइफ में, रिजवान है या ईमान है, इन जैसे कई बच्चों को मैंने देखा है कि उनको काम करने में, जैसे आप बता रहे हैं कि आपने ये कहा, उनको कोई मसला नहीं है, मसला उनके खानदानों को है, मसला सोसाइटी को है। उन बच्चों को जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेज से निकल रहे हैं, मैं यकीन मानिए बहुत से बच्चों को, उनको कोई मसला नहीं है काम करने से। तो ये डिग्निटी और इसको इम्पोज कम करें, बच्चों में पॉजिटिविटी ये है कि उनको मसला नहीं है, ये सोसाइटी उनका प्रेशर कम करे। तो जी, बिल्कुल। और अंग्रेज़ के मुआशरे की ये एक खूबसूरत बात है, आप न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, यूरोप कहीं भी चले जाएँ, यहाँ पर तो आपको किसी प्रेज़िडेंट का या प्राइम मिनिस्टर का बेटा या बेटी भी आपके हो सकता है साथ ही में काम करने वालों में हों। जब ओबामा साहब प्रेज़िडेंट थे, तो उनकी बेटी जो है, वो सुपरमार्केट के अंदर भी जॉब करती थी। तो ये हमारे यहाँ तो हम सोच भी नहीं सकते कि कोई किसी प्रेज़िडेंट की या प्राइम मिनिस्टर की तो बात ही छोड़ें, उनके ऑफिस में काम करने वाला अगर कोई पियोन भी है तो उसके बच्चे भी जो है ना वो भी ऐसे कोई काम को जो है हाथ लगाने से पहले 10 दफा सोचते हैं। रिजवान साहब, आपके पार्टिंग कमेंट्स प्लीज। जी, इंसान की जो जद्दोजहद है बेसिकली वो सर्वाइवल की जद्दोजहद है। इंसान ने रोटी कमानी है, खानी है, सर्वाइव करना है और फौत हो जाना है। और इसी रोटी की जद्दोजहद में मौत में थोड़ी सी जल्दी कर लेना ये हमाकत है, मेरा ख्याल है। बहुत खूब। ये हमाकत है। तो सरहद के दोनों तरफ पाकिस्तानी, भारतीय, बल्कि बंगालियों को भी और अफ़गानों को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी जान इतनी ज़्यादा जोखम में डाल के तो मत जाएं काइंडली, ठीक है। बाहर कोई मिडल ईस्ट में जाना चाहते हैं लोग, तो वहाँ पे कोई आइडियल कंडीशंस नहीं है, इंतहाई हार्श कंडीशंस हैं और आपका इस्तेसाल रज के किया जाता है। और जो वेस्ट है या जो गोरों के मुल्क आप कह रहे हैं, वहाँ पे जाना चाहते हैं ज़रूर जाएं, बट काइंडली लीगल तरीक़ाकार को खोजें, उसको देखें और उन तरीक़ाकार पे अमल करते हुए जाएं। इस तरह से अपनी ज़िंदगी दे देना तो वो आपकी ख़ानदान के लिए भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। और अगर आप वहाँ पे सेटल हो भी जाते हैं तो वहाँ पे छुपते छुपाते पूरी ज़िंदगी गुजार देना वो ख़ुद में एक बहुत बड़ा अलमिया है। तो मेरा ख़्याल है कि इस चीज़ को अब ख़त्म होना चाहिए और गवर्नमेंट से मेरी ये दरख्वास्त है कि एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की आप कैंपेन चलाएं ताकि इस चीज़ को थोड़ा हम वो करें, जिसको हम कहते हैं कि डिस्करेज किया जाए इस चीज़ को कि यार डंकी मत लगाएं भाई, यहाँ पे आपको जो है वो स्किल्स सिखाए जाएंगे, यहाँ पे वो टेक्निकल वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनने चाहिए और एक ऑल्टरनेटिव उनको देना चाहिए कि बजाय इसके कि आप जो है 20,000 रुपये मिडल ईस्ट में कमा के घर भेजेंगे तो यहीं पे आपको 30,000 मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरह का मतलब हमें इसका हल निकालना चाहिए, क्योंकि बाहर जाना इज़ नॉट अ सोल्यूशन, यहीं पे हमें प्रोवाइड किया जाए। और दूसरा ये है कि बॉर्डर की सिचुएशन को ठीक किया जाए, क्योंकि ये एक सिक्योरिटी का इशू भी है और दूसरा ये है कि हम नहीं चाहते कि हम अपने पाकिस्तानी भाइयों को या भारतीय भाइयों को खो दें इस तरह से। जी, बहुत खूबसूरत, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कही कि वो स्किल सेट इस तेज़ी से बदलती हुई दुनिया के अंदर जो कि चेंज हो रहा है, हुकूमतें भी उसी हिसाब से वो उसी तरह की जो वोकेशनल ट्रेनिंग्स हैं और इस तरह के जो कोर्सेज़ हैं जिनसे कि इंसान कोई ज़्यादा पढ़ाई ना करके एक सर्टेन स्किल जो है एक्वायर करे और उससे जो अपनी रोज़ी-रोटी कमा सके, ये भी एक बेहद अच्छा पॉइंट है। अमरिंदर, आपके पार्टिंग कमेंट्स प्लीज़। जी, मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, जो लोग ठीक-ठाक 12th ही पास हैं बिल्कुल, तो भी इंडिया में तो अभी इंटरनेट का इतना ज़माना आ चुका है, तो आप जिस भी देश में जाना चाहते हो, तो उस देश की आप लॉन्ग टर्म शॉर्ट लिस्ट एक निकाल के देखें कि वहाँ में स्किल कौन से वो देश चाहता है। तो अगर आपका स्किल उससे मैच करता है, तो आप कदम बढ़ाएँ आगे और लीगल तरीके से आगे बढ़ें। और अगर आपका नहीं करता, तो अगर आप इंडिया में भी बहुत अपॉर्चुनिटी है और हिंदुस्तान में भी आप बहुत तरीकों से, अभी तो स्टार्टअप का भी बहुत ज़माना आ चुका है, तो लोग उस तरीके से भी आगे बढ़ जाते हैं। और ज़िंदगी को इतना सस्ते में मत लो, ज़िंदगी बहुत कीमती है और उसको इतने सस्ते में तो क्या, खुद पैसे देकर ना गवाओ, तो सही तरीके से ही बाहर जाओ। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं आखिर में
बस इतना कहना चाहूँगा, इतने सारे पैनलिस्ट्स के होने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपके लिए आखिर में कुछ ज़्यादा बचता नहीं है कहने के लिए। सारे पॉइंट्स ज़्यादातर जो हैं आप सब ने कवर कर दिए हैं। हुकूमत की जो अकाउंटेबिलिटी है उसको लेके एक जो गवर्नमेंट्स का हमारे यहाँ पे रवैया है, वो ये है कि जी हमें बहुत ज़्यादा रेमिटेंसेस मिलती है बाहर से आती हैं और वो उसके अंदर बड़ी प्राइड लेते हैं। कोई कहता है जी $100 बिलियन आ रहे हैं, कोई कह रहा है जी $30 बिलियन आ रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर आप अपने मुल्क से जानबूझकर, इसका मतलब तो ये हो गया कि ये लोग जो माइग्रेट कर रहे हैं, इन अ वे हुकूमतें भी इनको फैसिलिटेट कर रही हैं फिर, कि ये जाएँ छोड़ के हमारी जान छूटे, हमें इनको रोज़गार नहीं देना पड़ेगा, सेहत, तालीम और इसकी फ़िक्र हमें नहीं करनी पड़ेगी। ये खुद अपना भी ख़्याल रखेंगे और मुल्क भी हमारा जो है उसके अंदर भी वो रेमिटेंसेस भेजते रहेंगे, पैसा आता रहेगा, हमारे मुल्क जो यहाँ पे चलते रहेंगे। ये एक सोच है, जो कि पाई जाती है हुकूमतों के अंदर भी, इसको भी चेंज होना चाहिए। आखिर में जाके हुकूमत की अकाउंटेबिलिटी को हम सेट करें। तो मुनव्वर राणा साहब फरमाते हैं, मैं दहशतगर्द था, मरने पे बेटा बोल सकता है। मैं दहशतगर्द था, मरने पे बेटा बोल सकता है, हुकूमत के इशारे पर तो मुर्दा बोल सकता है। हुकूमत की तवज्जो चाहती है ये जली बस्ती, अदालत पूछना चाहे तो मलबा बोल सकता है। कई चेहरे अभी तक मुंह जबानी याद हैं इसको, कई चेहरे अभी तक मुंह जबानी याद हैं इसको, कहीं तुम पूछ मत लेना ये गूंगा बोल सकता है। यहां पर नफरतों ने कैसे कैसे गुल खिलाए हैं, यहां पर नफरतों ने कैसे कैसे गुल खिलाए हैं, लुटी असमत बता देगी दुपट्टा बोल सकता है। बहुत सी कुर्सियां इस मुल्क में लाशों पे रखी है, बहुत सी कुर्सियां इस मुल्क में लाशों पे रखी है, ये वो सच है जिसे झूठे से झूठा बोल सकता है। तो ये दिस गोज ऑन एंड ऑन, काफी लंबी है, मगर जो पॉइंट मेरा है वो ये है कि हुकूमत चाहे तो एक दिन के अंदर ये जितने भी इस तरह के फर्जी किस्म के जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, जो लोगों से पैसे लेके और नौजवान हमारी नस्ल को गुमराही के रास्ते पे डालते हैं, उन्हें मौत के जो है समंदर में धकेल देते हैं, वो चाहें तो इस पे कार्रवाई कर सकती है, एक्शन ले सकती है, बस वो विल पावर होने की ज़रूरत है। आई एम श्योर इस प्रोग्राम को भारत और पाकिस्तान के दोनों तरफ लोग देखेंगे और एप्रिशिएट करेंगे कि ये एक वो हमारा ऐसा इशू है जिस पे हमें चाहिए कि हम मिल के कोई नई गाइडलाइंस बनाएं, लोगों को एजुकेट करें। मैंने आज इस मौजू पे एक फ़िल्म भी देखी, आजा मेक्सिको चलिए, ये एक पंजाबी फ़िल्म है जी। तो इसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों के आर्टिस्ट्स ने काम किया है और यही पैगाम दिया है कि ये रास्ता जो है ये बेहद खतरनाक है, इसमें जान का खतरा है और बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं। आप यूट्यूब पे जाएंगे तो ये जो डंकी लफ्ज़ है, इससे आपको हज़ारों वीडियोज़ मिलेंगे, ऐसे ऐसे खौफनाक वीडियोज़ मिलेंगे, लोगों के अपने पर्सनल अकाउंट्स जो उन्होंने इन रास्तों पे जिन जिन मुश्किलात का उन्होंने सामना किया है वो उन्होंने बयान किए हैं, तो आप उन्हें भी देखें। और फ़िल्में जो होती हैं वो हमारे मुआशरे का एक आईना होती हैं, वो वही चीज़ दिखाती हैं जो हमारे मुआशरे में हो रही होती हैं। ये तो बात थी एक पंजाबी फ़िल्म की जो मैंने की पहले, आने वाले वक़्त में आप शाहरुख खान की एक फ़िल्म देखेंगे जिसका नाम ही है डंकी। जैसे कि हमारे इंडियन और पाकिस्तानी पंजाब में डोंकी को डंकी कहते हैं इस रूट पे जाने वाले लोगों को। तो हमारे यहाँ एक पॉपुलर कल्चर है कि जब कोई बॉलीवुड में इसके ऊपर फ़िल्म बन जाती है और ख़ास तौर से जो लीडिंग स्टार्स हैं, वो जब फ़िल्म बनाते हैं तो लोगों को एजुकेट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज से तकरीबन साल भर बाद जब ये फ़िल्म आएगी, तब लोगों के अंदर और भी ज़्यादा इस मसले को लेके जो है एजुकेशन होगी। आज आप सब ने वक़्त दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपसे फिर बात होगी। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।